बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिनी बजट के पास होने के बाद हुकूमत ने अपनी अददी बरतरी तो साबित कर दी पार्लियामान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन की जमातें और विफाक में जो अफवाहों का बाजार गर्म है, उस सारी सूरत हाल के अंदर मार्च दर मार्च और हमने देखा कि अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि 27 मार्च को एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। पीडीएम अपना मार्च जो है वो मार्च के महीने में प्लान कर चुकी है और इसी के साथ साथ अगर हम सिंध के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून पर इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडी एक पेज के ऊपर है। और विफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी कहते हैं कि मार्च के बदले मार्च होगा। तो ये जो मार्च का सीजन या जो मार्च का सिलसिला अगर ये चल निकला और इसी के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें, क्या हम ये समझे कि मिनी बजट के बाद अगर इन हाउस तब्दीली लाने की जो बातें हो रही थी वो दम तोड़ चुकी है? मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से चेमोगोइयां हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग जाके मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकातें भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हुकूमत को भी अब यह ख्याल आया है कि एक 9 रुकनी बोर्ड उन्होंने तश्कील दिया और उसके बाद वो बोर्ड रिव्यू करेगा मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के हवाले से। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बातें कब तक आ रहे हैं? हुकूमत के लिए यह साजगार है, ये सूट करता है या नहीं करता? और 2022 के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि अगर यह हुकूमत जो है वो क्या ये 2022 मुकम्मल कर सकेगी, 5 साल पूरे मुकम्मल होंगे या फिर 2022 के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, इन सारी बातों के ऊपर आज अपने इसी मौजुआत के ऊपर लेकर चलेंगे। और जो तज्जिए हैं, ये जो पस मंजर के अंदर जो बातें अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, मुल्क की सियासत में क्या कुछ होने के लिए जा रहे हैं, हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार और ये मकबूल जान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, प्रोग्राम में मेरे साथ आप मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार अमार मसूद साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमार मसूद साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। इस वक्त हुकूमत ने जो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया और मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हवाले से जो एफर्ट्स हुकूमत बता रही है कि वो कर रही है, इस वक्त मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी क्या मौजूदा हुकूमत को सूट करती है? सियासी हालात इस काबिल हैं या ये माहौल है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए? देखिए, बात ये है कि दोनों तरफ से कुछ सच्ची बातें नहीं की जा रही। एक तो ये है कि हुकूमत जो बार बार ऐलान करती है कि उन्हें वापस लेके आया जाएगा, वो भगोड़े हैं, भाग गए हैं। हम्म। तो हुकूमत की अपनी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है। इसी हुकूमत ने, ये माने ना माने, खुद उन्हें बाहर भेजा था। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयान आया था हम्म। और उन्होंने एक अपनी तकरीर के एंड पे सिर्फ एक जुमला कहा था कि जल्द ही आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ठीक। तो उससे काफी ज्यादा लोग जो थे वो लर्जा बरंदाम थे और खौफजदा थे कि अगर वो आ गए तो क्या होगा। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो अभी फौरी तौर पर तो वापस नहीं आ रहे। अच्छा। एक खबर में हमने कुछ जराये से ये भी सुना था कि इनिशियली उनका इरादा बना था और 15 जनवरी तक उन्होंने सोचा था कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन कुछ पार्टी के लोगों ने ही उन्हें मना किया है और शायद ये अब जब वो उन्होंने वापस आना है वो इस टाइम को एक्सटेंड कर दे। कहा यह जाता है कि वो बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहते हैं और शायद जब तक ये हुकूमत कायम है और हम इसके बारे में कोई खास प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, कोई तो अब्बास डेट साहब, नहीं हम दे ये सकते। समझे कि जो अनकरीब वापसी के हवाले से बातें चल रही थी, इस वक्त इरादा टल गया है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का? मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस हुकूमत के अहद में तो वो वापस नहीं आएंगे। अब आपका अगला सवाल ये बनता है कि फिर ये हुकूमत कब तक कायम है, तो इसके बारे में कोई चीज हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। क्योंकि देखिए, जब पिछली दफा उन्हें वो पाकिस्तान से गए थे, उनके प्लेटलेट्स का इशू था और उसके अंदर फिर स्लो पॉइजनिंग का भी इशू क्रिएट हुआ। डॉक्टर अदनान ने उसके बारे में बड़ी तफसील से बात की। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के ये इकदाम इस हुकूमत के हैं, तो टू बी ऑन द सेफ साइड वो इस हुकूमत के होते हुए नहीं आएंगे। राइट, अगर हो गया। ये और यह मकबूल जान साहब, जिस तरह से अमार साहब कह रहे कि मौजूदा हुकूमत के रहते हुए मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन नहीं है, पूछना आपसे चाहता हूं कि पार्लियामान के अंदर जो उनके नंबर्स हैं वो तो किसी तौर पूरे हो जाते हैं अफवाहों के हवाले से। और कहने को तो ये भी कहा जाता है, मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो ये भी कहते हैं कि जो इत्तेहादी हैं, फोन कॉल्स उनको आती हैं और उन फोन कॉल्स के जरिए वो आ जाते हैं, लाए जाते हैं, वापस ले जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जनाब हो सकता है कि वो 5 साल जो है वो उससे पहले भी जो है वो ये मामला हो जाए। तो इस वक्त हुकूमत की पोजीशन क्या है?
इत्तेहादियों के मामला क्या कमजोर विकेट के ऊपर है इस वक्त? सियासत की इससे ज्यादा डूब मरने का क्या मकाम हो सकता है? एक आदमी 2 लाख 1.5 लाख वोट लेके आए और एक टेलीफोन कॉल जो है उसको मजबूर कर दे, यानी डूब मरने का मकाम है ना। और उसके बाद तो आप कहें कि हमारे अरकान भी हैं, हमारे साथ भी हैं, हमारे मेंबरान भी हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली भी हैं। ये आपकी लीडरशिप? यानी या तो आप कहो ना कि आपको फोन कॉल नहीं आते, या तो आप बताओ ना कि आपको फोन कॉल नहीं आते, और आप फोन कॉल आते हैं और आपकी पार्टी से एक आदमी जो है सेनेट में भी वोट दे देता है, उस असेंबली में भी वोट दे देता है, और आप कमाल करते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं, यानी जिस मुल्क की हालत ये हो कि इमरान खान तो सादा अक्सरियत से अपनी पास कराए, अपना जो भी बिल है पास कराए, ठीक। लेकिन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो यूनानिमस हो, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हो, उसके बावजूद किसी की शक्ल बनती है पब्लिक के अंदर खड़े होकर कहने की कि अदारों को अपने अपने उसमें करना चाहिए और ये करना चाहिए? भाई मजाक मत करो इस मुल्क के साथ। नवाज शरीफ साहब मांग के गए, मैंने बाहर जाना है, इमरान खान ने दी, एक ने मांगा एक ने दी। दुनिया की क्रिमिनल हिस्ट्री की तारीख में कोई ऐसा हुआ है आज तक कि कोर्ट ने ऐसी जगह किसी आदमी को भेजा जहां उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्या मैं उसको वापस क्या सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस जाके लेके आएगा नवाज शरीफ को वहां से? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि उसको हमारे हवाले करे? जुरिस्डिक्शन से बाहर भेज रहे हैं, नंबर 1। और एक बंदे की उसके जमानत के ऊपर भेज रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, एक कन्विक्टेड बंदे को कहा जा रहा है कि तुम अपने घर में जाके इलाज कराओ और वहां जाके रहो। एक तरफ वो शाहरुख जतोई है, वो अपने अस्पताल में जेल काटता है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, वो अपने घर में जेल काटता है। मुल्क का अजीबोगरीब मामला है भाई। एक कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई, उसने की, मीडिया ने की, मैंने तो कसासत देत के साथ कर लिया था कॉम्प्रोमाइज, मुझ पे दहशतगर्दी डाल दी गई। एक कहता है कि मुझ पे सियासी केस बनाया गया। ओ भाई खुदा का खौफ करो, कुछ साफ बताओ, साफ बताओ। इमरान खान को साफ बताना चाहिए कि मैंने एनआरओ दे के भेजा, और उनको साफ कहना चाहिए कि मुझे एनआरओ दिया। तो ये करेज तो किसी में भी नहीं हो रही है साहब, मेडिकल रिपोर्ट, ये तो करेज किसी में भी नहीं है। ये जो मेडिकल, जी ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये तो दिखावा है, तो कोसला है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की जेनेवा कन्वेंशन ने प्रिजनर राइट कर उठा ले, वो कहते हैं प्रिजनर को दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोट लखपत जेल लेके जाना चाहिए, लेकिन प्रिजनर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए कि प्रिजनर अपने फंडामेंटल राइट्स जो है उसके खत्म होते हैं तो वो जाता है। उसका राइट ऑफ मूवमेंट खत्म होता है, उसका राइट ऑफ असेंबली खत्म होता है। अगर वो उसके जेल में भी राइट, फंडामेंटल राइट उसी तरह ही रहने हैं जिस तरह एक आजाद शहरी का, फिर तो कानून की किताबें उठा के बाहर फेंको, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाहर फेंको। राइट हो गया सर। मैं मजहर अब्बास साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूं। मजहर अब्बास साहब, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? इस वक्त जो अफवाहें हैं, बातें हैं, जितने मुंह बातें हैं, सदारती निजाम की बाज़गश्त हो रही है, ट्विटर पर उसके ट्रेंड चल रहे हैं, तो क्या हम ये समझे कि मौजूदा हुकूमत या उसके हवाले से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी है? क्या सदारती निजाम है, हुकूमत जो है वो हमारी जो है वो सलूशन है, उसमें कामयाबी है, उसमें तरक्की है? जी शुक्रिया फरीद। प्रोसेस है, उसको चलने दें। हमें बहुत जल्दी 70 साल में 34 साल की डेमोक्रेसी को हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे 250 साल पुरानी डेमोक्रेसी है। अमेरिका और बरतानिया में डेमोक्रेसीज आने से पहले क्या सूरत हाल थी वहाँ का तजिया कर लें। लेकिन खैर बहरहाल जो भी है, हमारे लिए कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। इस मुल्क में कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रॉपरली चलने नहीं दिया गया। बड़े ज़ोर शोर से ये कहा जाता है कि सारे लोग गेट नंबर 4 की पैदावार है। अब या तो जिनकी जब डेमोक्रेसी खालिस नहीं होगी और उसमें मिलावट होगी, चाहे किसी की भी मिलावट हो, तो जाहिर है आपको ऐसी ही ब्रीड मिलेगी जिस ब्रीड पे हम तनकीद करते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि इनको डूब मरना चाहिए। सब ब्रीड कौन सी है? तो ये मिलावटी मशीन और मैकेनिज्म मजहर अब्बास साहब अब भी जारी हो सारी है? खुद ही कहते हैं ना, उसकी कभी तरदीद आई है? डील की तो तरदीद आ जाती है। आज तक आपने सुना है कि इस चीज़ की तरदीद आई है कि ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार है? ये इसकी कभी तरदीद नहीं आएगी।
कभी तरदीद नहीं आती। अगर गेट नंबर 4 की पैदावार है तो जो पैदावार है वो उसी तरह की सियासत कर रहे हैं। जब वो उनकी पैदावार हैं तो फिर टेलीफोन कॉल भी रिसीव करते हैं, टेलीफोन कॉल के तहत चलते भी हैं। उसी तरीके की डेमोक्रेसी को आपको फ्लरिश होती है, उसी तरह की डेमोक्रेसी आपको चलने दी जाती है। अगर आपने मज़ाहमत की जुर्रत की तो आप पे गद्दारी का सर्टिफिकेट लग जाता है, आप पे तरह तरह की तोहमतें लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखी हैं और वो अब भी हो रही हैं। वो चीज़ें अब भी हैं, मौजूद हैं उसमें। अब अगर आप इस वक्त सूरत हाल देखें, अगर आप इस वक्त की सूरत हाल देखें तो मुझे नहीं लगता, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान 2023 से पहले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ इंटरम गवर्नमेंट जब बनेगी तो नवाज शरीफ आएंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ इसमें, मैं तो मेरा एक मुझे सामने सिचुएशन नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की तमाम तर नाक़िस पॉलिसियों के बावजूद मुझे नज़र नहीं आता कि अपोजिशन में इतना दमखम है या विद इन द पीटीआई इतना दमखम है कि वो इमरान खान को वोटेड आउट कर दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके खिलाफ वोट चला जाए पीटीआई के। लेकिन इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट जो 3.5 साल में है वो अभी तक टेक ऑफ ही नहीं कर सकी है। और वो सारी चीज़ें जितनी कहते रहते हैं वो बिल्कुल उससे पलट करते हैं और एक बहुत टाइट कॉर्नर में है इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट। और क्यों अपोजिशन चाहेगी कि इस टाइट कॉर्नर को अपने जिम्मे ले ले। मुझे तो लगता है कि कल जो हुआ, परसों जो हुआ, वोटिंग हुई, उसमें हुकूमत जीत कर भी हार गई और अपोजिशन कुछ ना करके भी जीत गई। राइट, यानी आपने कहा कि हुकूमत जो है वो जीत कर भी आ गई और हार गई और अपोजिशन कुछ ना करके भी जीत गई है। आपकी इसी बात के ऊपर कि अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल जो है वो इमरान खान मुकम्मल करते हुए नजर आते हैं और अपोजिशन में उतना दमखम नहीं है, तो फिर ये लॉन्ग मार्च, मार्च के अंदर मार्च और फिर मार्च के बदले मार्च, ये सारी जो बातें हैं ये सब कुछ किस चीज के लिए है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो औरिया साहब, अमार मसूद साहब और मजहर अब्बास साहब से इन्हीं चीजों के ऊपर मजीद जरा बात करेंगे कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और ये साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि अपोजिशन में मजहर अब्बास साहब कहते हैं इतना दमखम नहीं है, तो फिर ये जो लॉन्ग मार्चेज हैं, पीडीएम का मार्च है और फिर अगर जो तब्दीली की बात हो रही है, अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए मुनासिब रास्ता क्या है? लॉन्ग मार्च है या तहरीक अदम एतमाद है? और अपोजिशन के पास क्या वाकई कोई ऐसी हालात, ऐसी सपोर्ट है कि वो इन चीजों में कामयाब हो जाए? पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च का तो हम बहुत अरसे सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के बारे में मेरा ख्याल है हुकूमत की जो मेजर पार्टीज हैं वो अग्री नहीं कर पा रही। इसलिए नहीं करती, कहते हैं कि साल एक रह गया है और जो भी इसकी जगह इमरान खान की जगह आएगा वो जाहिर बात है उसका मलबा जो है इमरान खान का भी मलबा उसके ऊपर पड़ेगा। और कोई नहीं चाहता कि इमरान खान, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि उसके खिलाफ अदम एतमाद करके उसको शहीद बनाया जाए या उसको हीरो बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता कि उसको हीरो बनाया जाए किसी तौर पर भी। लेकिन ये एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। साल क्या, मैं आपको बताऊं, सिचुएशन ये है कि हम टीवी पे बैठ के ये डिस्कशन करते फिर रहे हैं। आपने सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई है उसको उन्होंने रिलेट किया इकोनॉमी के साथ। अब आप इकोनॉमी में देखें ना, आपके पास पिछले साल इकट्ठे हुए थे 4,764 अरब रुपए टैक्स, ठीक है। उसमें से आपने सूपों को दे दिए 2,741 अरब रुपए। 4,764 इकट्ठे हुए और 2,741 दे दिए, पीछे रह गया आपके पास 2,023 अरब रुपए। उसमें आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है उनको मिला के आप 1,480 और इकट्ठे कर लिए, ये बन गए 3,503 रुपए, 300 अरब रुपए। इसमें से 2,749 अरब जो है ये आपने दे दिया, कर्जा अदा कर दिया, पीछे रह गए 754 अरब रुपए। इस 754 अरब में आपने फौज चलानी है, आपने PIA चलानी है, सारे एयरपोर्ट चलाने हैं, आपने रेलवे चलानी है, आपने उसके साथ साथ आपने कम 92-93 फॉरेन मिशन चलाने हैं, पूरा फॉरेन ऑफिस चलाना है, आपने कोस्ट गार्ड और रेंजर चलानी है, आपने बंदरगाह, नेवी, मैरीटाइम, इस तरह की चीजें चलानी है। माशी मामला टफ है काफी ज्यादा। आपका हर किसी के बाप के पास सोल्यूशन नहीं है। 121 अरब रुपया डॉलर, 121 अरब डॉलर जो है वो आप यहां पर इस मुल्क को मकरूज करके गए हैं, ठीक है।
204 अरब इंटरनल डेट है, 88.9% ऑफ द जीडीपी डेट में है। एक आदमी आ गया, उसने कहा मैं गन साफ नहीं करूंगा, मैं गन साफ करता हूं। वो उसने कहा 3 साल आपने उसको गन साफ, उसको नहीं आया गन साफ करने में, गन डाला किसने? ये तय असल मसला यह है कि आपके पास मार्च के बाद आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या करेंगे? सोचने की बात यह है, नवाज शरीफ आएगा या इमरान सरदार, उसके बाद सूंड की गट्टी नहीं है। तौरी साहब, वो तो कहते थे कि इन्होंने तो कहा था कि हमने एहतसाब करना है, और अब वो मान रहे हैं कि हम एहतसाब में कामयाब नहीं हो सके। गन तो साफ करने की बात की थी। मैं आपको बताया ना कि पाकिस्तान मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा जुडिशियल सिस्टम में आप एहतसाब कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान का मौजूदा जुडिशियल सिस्टम रॉटन हो चुका हुआ है। जो जुडिशियल सिस्टम जो है और जो एहतसाब का निज़ाम जो है, वो उसकी ओरिएंटेशन ये बनी हुई हो कि उसने इसलिए फाइलें बनानी है कि कल को वफादारियां खरीद सके, और जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक जरा सी मनोवर के ऊपर अपने एक कैदी को बाहर भेज दे, एक को नीचे अपना, जिसे कहते हैं जब चाहे उसको कहे आप आराम करें, जाएं, बाप की तीमारदारी नहीं, करें। लेकिन तो मौलवी साहब प्रूफ भी तो नहीं कर सके ना, यानी सबूत भी तो नहीं दे सके ना। अगर इल्जाम है तो फिर उसके प्रूफ भी तो करना है ना। 112 गवाह हैं शहबाज शरीफ के केस में, और 2.5 साल में 8 गवाहों की अभी तक बयान कलमबंद नहीं हुए, 8वां होना था। ये अगले उम्र खिजर चाहिए सबूत करने के लिए। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारे वकील, मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं, मुझे पता है क्या होता है और कैसे वकालतें, कैसे अदालतें साथ साथ करती हैं। सबूत चाहिए, होना ये चाहिए था इमरान खान साहब को हर जिले के अंदर एक एहतसाब अदालत अलहदा कायम करता है, बेशक वो 3 साल के लिए कायम करती है, रिक्रूट करते, रात दिन उसमें पेशियां होती, 3 महीने के अंदर हो जाता है सारा कुछ, लेकिन नहीं है, नहीं कर सकते। खान साहब को इसकी परवाह है ना किसी और। सर, पाकिस्तान को लूटा गया है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राइट, ओके अमार मसूद साहब, अगर सिचुएशन ऐसी ही है और जो औरिया साहब ने जो फिगर्स दी है, डेफिनेटली ये कोई बिल्कुल वो फिगर्स नहीं है कि कोई वो खुद लेकर आए, ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर या अपोजिशन की जमातें जो बात करती हैं कि चलें इनको हटा देते हैं, नए इंतखाबात हो जाते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, नई जमात आ जाती है, तो क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी जब वो घुमाएंगे और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? अभी तक जो गुफ्तगू हुई, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें ताकि मैं कुछ तफसील से उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो हमने बहुत लान तान की उन लोगों पर जो इनको टेलीफोन आते हैं और वो टेलीफोन आने की बेस पे असेंबली में वो वोट दे देते हैं, कभी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। वाकई वो लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन हमें ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, उन लोगों को भी लान तान करनी चाहिए, उन्हें भी मुजरिम और गद्दार वतन जरूर कहना चाहिए जो ये टेलीफोन करते हैं, जो इस मुल्क की जमहूरियत को दागदार करते हैं, जो अवाम के मैंडेट के खिलाफ जाते हैं। दूसरी बात आपने की कि मुल्क की माशी सूरत हाल क्या थी, क्या हो गई है और आइंदा क्या होगा। तो भाई, ये मुल्क इससे बहुत मुख्तलिफ था आज से 3 साल पहले। उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट बहुत मुख्तलिफ था, अशियाए सर्फ की कीमतें बहुत कम थी, हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, रोज किसी मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा था। अब जो सूरत हाल है, हर किस्म का तरक्याती बजट बंद कर दिया गया है, और ये सिर्फ बुरी गवर्नेंस की वजह से हुआ है। कोई बहुत ही कमाल के लोग चाहिए थे उस लेवल से इस लेवल तक सिर्फ 3 साल में इतनी तनज़्ज़ुली तक लाने के लिए। तो इतने ही कमाल के लोग चाहिए होंगे इस तनज़्ज़ुली से दोबारा तरक्की की तरफ जाने के लिए। एक मिनट, मुझे अपोजिशन इस वक्त क्यों कुछ नहीं कर रहे? बहुत कुछ कर सकती है। नंबर गेम, आपको पता है, स्पीकर साहब जिस तरह गिनती कर रहे होते हैं उसी से ही पता चल जाता है कि नंबर गेम क्या है। इस हुकूमत से अपोजिशन का सबसे बड़ा इंतकाम ये है कि वो इस हुकूमत को पूरे 5 साल एक एक दिन पूरा करने दिए, और अगर किसी स्टेज पर यह हुकूमत गिरने लगे तो अपने 2-4 बंदे इन्हें दे दे। अच्छा। इसलिए कि जो गवर्नेंस का इन्होंने हाल कर दिया है, जो गरीब का हाल कर दिया है, जो महंगाई, इन्फ्लेशन, आप किसी से तो फिर ये लॉन्ग मार्च किसके लिए अमार साहब? लॉन्ग मार्चेस किस चीज के लिए? लॉन्ग मार्च एहतजाज होगा और वो महंगाई के खिलाफ होगा, लेकिन उससे हुकूमत टॉपल करना मेरा नहीं ख्याल मकसद है। जिस मकाम पर इमरान खान इस मुल्क को ले आया है, अब की वो, और ये साहब ने वो बात बिल्कुल सही
यहाँ से किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता। अब अगर कोई इन हाउस चेंज आई, जो कि तवक्को है कि आएगी, तो वो उसके नतीजे में ना मुस्लिम लीग नून का कोई वजीर आजम आएगा, ना पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आएगा। अच्छा। उस सूरत हाल में अगर कोई वजीर आजम आएगा, तहरीक इंसाफ के अंदर से आएगा, और ज्यादातर इम्कानात ये है कि वो नाम परवेज खटक साहब का होगा, अच्छा। ताकि इनकी मिथ टूटे। इन्होंने कहा था ना कि 90 दिन दे दे हमें, हम ये मुल्क तब्दील कर देंगे। इन्होंने कहा था ना कि 200 लोग हैं हमारे पास, उनकी टीम है। हर ओहदे के ऊपर 6-6 दफा लोग तब्दील कर चुके हैं। जो ऊपर बैठा हुआ है, एक दफा उसे तब्दील करके देखें, शायद इस मुल्क की कोई बेहतरी हो। अच्छा ठीक है, मजहर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं अमार मसरूर साहब की, जो ऊपर बैठा है उसे तब्दील करके देखे, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। चले ये तो बात होगी कि जो सियासी जो बातें अगर हैं वो 5 साल डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, मुकम्मल होने दें, लॉन्ग मार्चेज एहतजाज के लिए। लोगों को क्या सूट कर रहा है जो इस वक्त माशी हालत है, जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें लोगों के लिए क्या यही सूटेबल है कि 5 साल ये हुकूमत मुकम्मल करे? देखिए, लोगों को छोड़ दें, लोगों का वैसे भी हमें हमें कितनी परवाह होती है लोगों की, लेकिन लोगों को एक तरफ रखें। लोगों को एक तरफ रखें। चीज़ ये है कि अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि इन हाउस चेंज आएगी। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के अंदर से कोई निकलेगा और इमरान खान को चैलेंज करेगा। आई डोंट थिंक सो। ठीक। अगेन अगर आपने ये किया, इमरान खान तो अगेन वो जो हम कह रहे हैं कि इमरान खान को हटा के उसे मजलूम क्यों बनाना चाहेंगे, तो इसमें भी क्योंकि फिर इमरान खान का रद्दमल क्या होगा, और आपके यहाँ जो साइकी है, अवाम की साइकी है, वो हमेशा एकदम वो बिल्कुल पलट जाएगी अगर इस तरीके से आपने इमरान खान को हटाया। ये तो हमने माजी में भी देखा है कि जब तक कोई हुकूमत में रहता है उसके खिलाफ एक पहाड़ खड़ा होता है। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं होती, और जब उसको अनसरमोनियसली हटाते हैं तो फिर उसकी उसकी लोग बात सुनते हैं। हम 77 से देख रहे हैं, 77 में एक बड़ा मार्शल्ला लगा, लेकिन अक्टूबर 77 के जो इलेक्शन थे वो इसलिए मुलतवी किए गए कि पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आने के इम्कानात थे। तो ये जो सिर्फ, और जहां तक जैसे औरिया साहब ने अकाउंटेबिलिटी की बात की, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हुई कब है? पाकिस्तान में हमेशा पोलिटिसाइज अकाउंटेबिलिटी हुई है। अयूब खान के पीरियड से उठा के देख लें, एहतिसाब के नाम पर पिक एंड चूज होता है। एहतिसाब के नाम पर सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हमेशा से होती रही है। कोई ना कोई शक्ल उसकी मुख्तलिफ आ जाती है, लेकिन यही तरीका हमारे यहाँ रहा है, राइज रहा है कि आज आपकी फाइल बंद होती है, कल आपकी फाइल खुल जाती है, परसों आपकी फाइल दोबारा बंद हो जाती लेकिन है। मैं जो एक आपसे भी ये पॉइंट लेना चाह रहा हूं कि जो ये एहतजाजी तहरीक है, जो फरवरी के अंदर है, मार्च के अंदर है, और अभी जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है कि सिंध हुकूमत का जो बल्दियाती कानून है उसमें जमात इस्लामी बड़ी सरे फहरिस्त रही, MQM, GDA, PTI, ये सब क्या है? ये क्या है ये सब कुछ? देखिए, एक तो बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं ना। बल्दियाती इलेक्शन अब इस मिनी बजट के बाद पंजाब में पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा बल्दियाती इलेक्शन कराना। इस मिनी बजट के बाद तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के सेकंड फेज में उनके उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन सिंध की हमेशा से एक मुख्तलिफ सिचुएशन रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपने आप को कॉर्नर कर दिया है इस बल्दियाती एक्ट को लाके, क्योंकि इसमें सिवाय पीपल्स पार्टी कोई एक जमात भी पूरे सिंध में ऐसी नहीं है जो इस बल्दियाती एक्ट को सपोर्ट करती हो। और ये 12 पीपल्स पार्टी के लोगों से जब बात होती है, उनसे यही कहा जाता है कि भाई कोई एक जमात तो बताएं जो इसके साथ आपके साथ खड़ी हुई हो। आप अकेले खड़े हैं और उसको एक अना का मसला बना दिया है। उस अना के मसले में वो कॉर्नर होते जा रहे हैं, और उसमें जाहिर है सारी जितनी और मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इवन वो जमातें जो जो असेंबली में नहीं हैं, वो भी उसके खिलाफ हैं। इवन वो जमातें जो अदरवाइज पीपल्स पार्टी से करीब हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं। तो कोई तो बात गलत होगी जिसकी बिना पे सारी जमातें एक तरफ हैं और पीपल्स पार्टी एक तरफ है, और वो अपने उसको अना का मसला बनाए हुए है कि इस एक्ट को ख़त्म नहीं होने देंगे। हाँ, कुछ तरमीम करना चाहें तो कर लें। उसकी वजह से एक फ़ज़ा बन गई है पूरे कराची में लोकल बॉडीज़ के हवाले से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। लेकिन अगर हम नेशनल सीन पे देखें तो मुझे अभी तो कह नहीं सकते कि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च होगा नहीं। अभी नहीं कह सकते कि 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। अभी बहुत सी चीज़ें अगले 1-2 हफ्ते में
वाजे हो जाएंगी, उसके बाद तय होगा कि लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं। राइट हो गया, यानी आप कह रहे हैं बहुत सारी चीजें एक दो हफ्तों में अनफोल्ड होने वाली हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे इस पर मजीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और ये सब पीटीआई के अंदर से जो उठने वाली आवाजें हैं उस पर अपोजिशन की जमातें काफी ज्यादा जश्न मना रही हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो आवाजें उठ रही हैं पार्टी के अंदर से, आप समझते हैं कि क्या ये वक्ती हैं या फिर ये मजीद बढ़ती चली जाएंगी? मुश्किल मुझे नहीं लगता। देखिए परवेज खटक पहले जाके मिला दो तीन उनसे अपना नून लीग वालों से, और फिर जब वो ख्वाजा आजम ने बात करने की कोशिश की वहां पर तो जाके पांव पकड़ लिए कि तुम यार वाल तो वैसे मिला था। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे आप मुझे बताइए। क्या उनको नून लीग ले लेगी? पीपल पार्टी का अपना उनको पता है कि किस किस्म की सिचुएशन है, वहां जा नहीं सकते। ये इस वक्त एक डिवीजन सी बन गई हुई है, और इस वक्त इक़्तिदार को मैंने छोड़ के इस वक्त ऐसा पे जाते हुए लोगों को नहीं देखा। आखिरी वक्त तक, आखिरी मकाम तक वो लोग चलते रहते जब तक निकाल ले जाए। जहांगीर तरीन को खुद अपनी मर्जी से निकला है, उसका पूरा ग्रुप को अपनी मर्जी से निकला है। असल मसला ये है कि ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सीरियस गुफ्तगू हो रही है वो यही हो रही है कि भाईजान हम इस रिडल से कैसे निकलेंगे। पहली बात यह है कि अभी इमाम मसूद साहब ने बड़ी मजेदार बात की कि 3 साल पहले मुल्क चल रहा था। 3 साल पहले इसलिए चल रहा था कि 3 साल से गुज़श्ता 30 साल से कर्जे लिए चले जा रहे थे। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ ग्रोथ रेट की बात उसी वक्त होती जब पैसा आएगा तो ग्रोथ रेट तो होगी। कर्ज अभी नहीं लिया जा रहा। अब आपने उस मकाम नहीं पैसा, अब तो डेट सर्विसिंग कर रहे हैं आप। आपको मैं फिगर आपके सामने कोट करता हूं। 17 अरब डॉलर था जिस वक्त बेनजीर ने इख्तियार संभाला। 17 अरब 40 साल थे पाकिस्तान के पहले। उसके अंदर वारसक डैम बना, उसके अंदर तबेला डैम बना, उसके अंदर मंगला डैम बना, उसके अंदर आपकी तमाम इरिगेशन सिस्टम जितनी कैनाल सिस्टम वो बनी, उसके अंदर कोटरी बराज बना, उसके अंदर गुलाम मोहम्मद बराज बना। मैं आपको गिनना शुरू हूं तो आप हैरान रह जाएंगे। 17 अरब से लेके 121 अरब तक ये लोगों ने पहुंचाया। डाल दे इमरान खान को भी बीच में, तीनों ने मिलकर तबाह बर्बाद किया इस मुल्क को। 121 अरब में मुझे गिन के बनाया आपने, क्या बनाया है? एक 4 अरब रुपए का मोटरवे जिसके एक तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे बेरोजगार रहते हैं, दूसरी तरफ भी 1 करोड़ भूखे नंगे बेरोजगार, ना बिजली ना पानी। वो 17 अरब डॉलर 40 साल के 17 अरब डॉलर में आज अगर बिजली कहीं मिल रही है तो उन डैमों की वजह से मिल रही है। उसी 40 साल में खा जमहूरियत थी खा कोई और थी, उसी 17 अरब डॉलर में आज अगर कहीं आपपाची हो रही है उसी जमाने से हो रही है। आप बात करते हैं 35 साल में हमें 2 नाबगे मिले, एक नवाज शरीफ मिला और एक मिली हमें बेनजीर, और उसके साथ उसकी सारी जरूरियत मिली। उसके बाद जुल्फकार भुट्टो का दौर में जो प्रोजेक्ट मिले थे वो भी लोग आज तक पेपर तरबेला 74 में उसके जमाने में मुकम्मल हुआ है। आप मुझे बताइए, इन लोगों ने पाकिस्तान की लुटिया डबोई है। आप बात करते हैं उसका जियो हो रहा था। 3 साल पहले तक आप कर्ज खा रहे थे, आज आपने उस हालत में छोड़ दिया कि जिस वक्त आपकी कर्ज की सूरत आप कर नहीं सकते। फिक्र से बात करो ना, फिक्र की बात करो। आज आप अब अच्छा होना क्या था, आपने मजीद कर्जा लेना था, 88 पॉइंट कुछ भी आप पहुंच गए थे। अब मामला जो आ गया, टिपिंग पॉइंट पे आप पहुंच चुके हुए हैं। कुछ नहीं हो सकता, तमाशा लगा हुआ है। वो कहता है इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, मैं यही करूंगा। पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप चाहिए हु शुड रिफ्यूज टू पे द डेट, जो इनकार करे, जैसे एक्वाडोर ने किया था। 88 बिलियन डॉलर का कर्जा था उसने कहा नहीं देते। उसने कहा डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद लोगों की, जो 15,000 गाड़ियों की मोटरवे के लिए लिया जाए, वो इलिजिटिमेट है, वो जाली है, वो गलत है, हम नहीं देते। दुनिया ने माना, उन्होंने अपने बॉन्ड विड्रॉ किए। आपको एक पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। पाकिस्तान के 50 मईशतदान हैं जो हर पार्टी के साथ होते हैं, हर पार्टी के साथ होते हैं। वो इस मुल्क को चला रहे हैं, वही IMF के लोग हैं। उसमें आप इमरान खान को भी डालें, 3 साल इसके भी डाल लें, लेकिन 32 साल का भी तो साथ लगाएं, कूड़ा करकट साथ इकट्ठा। राइट हो गया इमाम मसूद साहब, 3 साल अगर ये तो 32 साल भी साथ लगाने होंगे। और क्या ये डूएबल है ये सारी चीजें? 32 साल कौन से वाले, मार्शल्लाह वाले या नाम नेहाद जमहूरियत वाले? सारा 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 अच्छा, सारा डालो। 70 साल का साहब हो पूरा, जिसने भी किया। बात ये है कि देखिए, मैं और ये साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं करता और बड़े एहतराम से उनसे इख्तलाफ करता हूं। मेरे ख्याल में मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं थी जैसी और ये साहब बता रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब उसके बाद हुकूमत में आए, उन्हें पहले ही पता था कि अगर इतना कर्जा था वो मुल्क ठीक नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्हें हुकूमत में आना नहीं चाहिए था। उन्होंने दावा किया था वो आईएमएफ से कर्जा लेंगे तो वो खुदकुशी कर लेंगे। अब उनके अपने लोग, गवर्नर सरवर जाकर लंदन में क्या कह रहे हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत है जिसने ये मुल्क 6 अरब डॉलर के लिए गिरवी रख दिया है आईएमएफ के हाथ। ये जो अभी फाइनेंस बिल आया और स्टेट बैंक बिल आया आपके सामने, उसके वो आपने सुना है, उसके मुताबिक स्टेट बैंक के गवर्नर के वो इख्तियारात हो गए हैं कि उसका हम जमहूरियत से, प्राइम मिनिस्टर से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो इतना ज्यादा ऑटोनमस हो गया हुआ है। और वही सा दूसरा, मैं ये समझता हूं कि जब हम करप्शन के किस्से बयान करते हैं, दो बातें याद रखनी चाहिए। अदालतों ने नवाज शरीफ को करप्शन की बेस पे फारिग नहीं किया, अकामे की बेस पे फारिग किया। करप्शन का जिक्र करना है तो फिर हमें आसिम बाजवा का लाजमी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि आप अरबों की जायदाद कैसे बना सकते हैं? 2.5 लाख रुपया आपकी तनख्वाह है। तो फिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि पीटीआई ने इस मुल्क को जिस तनज़्ज़ुली तक पहुंचाया है, ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 साल का कारनामा है। अच्छा, आप समझते हैं कि सिर्फ ये जो सारी चीजें सिर्फ ये 3 साल में हुई हैं? जी, आप समझते हैं कि ये सब कुछ 3 साल में हुआ? 3 साल से पहले कोई बिगाड़ नहीं था? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बिगाड़ नहीं था, लेकिन इतना बिगाड़ नहीं था। हम टेक ऑफ स्टेज पे थे, उस वक्त बात हो रही थी कि हम दुनिया की 20 इकोनॉमीज में शामिल होने जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हम सिर्फ एक फकीर और बेकारी के तौर पर दुनिया में जाने जाते हैं। सऊदी अरब से चावल मांग के ले आते हैं, चीन से कुछ और मांग लेते हैं। ये हमारा तशख्खुस, ये हमारा कौमी वकार रह गया है। सब्ज पासपोर्ट की अब वो इज्जत हो गई है, नीचे से चौथे नंबर पर हमारा पासपोर्ट आ गया, सोमालिया से नीचे चला गया। और ये वाली कहानियां कि इमरान खान ने एहतसाब नहीं किया और हर जिले में एहतसाब की अदालत होनी चाहिए। इमरान खान ने इंतकाम लिया है, वो अपोजिशन के तमाम लीडरान को भेड़ बकरियों की तरह नैब के जरिए अदालत जेलों में फेंका गया है। उसके बाद जब वो अदालतों में पेश हुए हैं, ना कोई सबूत नजर आया है, ना कोई गवाही नजर आई है। ठीक हो गया, मैं इस चीज को मजहर अब्बास साहब की तरफ ले जाता हूं। एक जुमला मुझे कहने दीजिए। ये बड़ा पुराना ख्वाब है कि ये मुल्क ठीक करना है, 5,000 आदमियों को लटका दिया जाए, हर चौक में अदालत लगा ली जाए। इस तरह मुल्क ठीक नहीं होते। और वो तो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते कि जिनकी बगल में सब चीनी चोर, आटा चोर, दवाइयां चोर, सेहत के नाम पर गबन करने वाले, रावलपिंडी रिंग रोड की करप्शन वाले, वो सारे बैठे हो और उनके मुंह मजहर अब्बास साहब, जो बातें इस वक्त मैं चाहूंगा सर अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके अंदर दीजिएगा कि फिर होगा क्या? इल्जाम तराशी की सियासत इसी तरीके से चलती रहेगी कि जनाब ये खराब था, ये चोर था, एहतसाब नहीं हो सका, या हम कर लेंगे, हम तरक्की की मनाजिल तय करा देंगे पाकिस्तान को? फिर होगा क्या? मसीहाई कहां से आएगी? और क्यों नहीं पैदा हुई? पाकिस्तान में लीडरशिप को पैदा होने ही नहीं दिया गया। और ये हम एक ऐसा आइडियल सिचुएशन पेश करते हैं कि अयूब खान के दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। अयूब खान के दौर में आपने पता नहीं कितने पॉलिटिशियंस को तो नाअहल करार दे दिया था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी समेत। जो इख्तिलाफात की बुनियाद रखी वो हमें नजर आता है, बहुत सी चीजें। और फिर उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी, उस वक्त जो सिविल सर्विस थी, वो इंडियन सिविल सर्विस से पाकिस्तान सिविल सर्विस में आई। और ये साहब तो खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं। उस पीरियड को आप एकदम जो हम जंप करते हैं, देखिए हम अगेन प्रॉब्लम पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ रही है। पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप्स आई हैं, कोई बहुत ही अच्छा भी डिक्टेटर हो, मेरे घर पर अगर कोई कब्जा कर ले तो मैं उसे कैसे उसको लेजिटिमाइज कर सकता हूं? आप कोई बहुत अच्छे भी डिक्टेटर हो, लेकिन आपका कब्जा तो फिर भी कब्जा ही होगा ना। मजहर अब्बास साहब, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट अगर अपना कमेंट करें, तो ये जो करंट सूरत हाल है, इसका सलूशन क्या है? कोई मौजूदा हुकूमत के पास सलूशन है, या फिर वो जमातें जो अपोजिशन की हैं, जो दावा करती हैं कि हुकूमत को हटाओ या फिर इस हुकूमत को अब घर जाना चाहिए, क्या वो इसको सही करने की काबिलियत रखती है? देखिए फरीद, डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती ये होती है कि वो बहुत जल्दी लोगों को बेनकाब कर देती है। उसकी खूबसूरती यही होती है। इमरान खान एक प्रोसेस से आए हैं ना। अब जो उसमें आप ऑपोजिशन का नैरेटिव, दूसरों का नैरेटिव रख लें, लेकिन बहरहाल
पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी जो है वो वोटेड आउट हो गई। मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग वोटेड आउट हो गई। राइट। तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ को भी वोटेड आउट होना चाहिए और कोई तरीका नहीं होता। राइट। डेमोक्रेसी को एक्सपोज कर देते, डेमोक्रेसी के अंदर से ही आपको लीडरशिप मिल जाएगी। इंतजार तो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, अमार मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और ये मकबूल जान साहब बहुत शुक्रिया आपका, फरीद